अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आबिद खान और इस वक्त हम एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोगों का मसला है। और मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान हैं वो तुराब हसन हैं। तुराब हसन कैलगरी के काफ़ी पॉपुलर कैलगरी में काफ़ी पॉपुलर हैं। उनका एक फेसबुक का ग्रुप है कैलगरी पाकिस्तानी कम्युनिटी, वो उसके वो एडमिन आपका है। पेज है। आप और नहीं नहीं यार, हम सबका पेज है और बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल मैं उस पेज का मॉडरेटर हूँ। तो ये आज इनसे हम इनकी एक हॉबी है जो ये गाड़ियां लेते हैं और बेचते हैं, ठीक है। उस नहीं, बारे में हम इनसे बात करेंगे, गपशप लगाएंगे, क्योंकि इनको काफी ज्यादा इस चीज का एक्सपीरियंस है। गाड़ियां लेते हैं, खरीदते हैं, और मेरे ख्याल में इनकी गाड़ी चोरी भी हो चुकी है। तो गाड़ी आप चोरी हो चुकी गाड़ी से रिलेटेड हर चीज आपके साथ हो चुकी है। सही। तो आप भाई पहले अपना तारुफ कराएं, फिर उसके बाद। मेरा नाम तुराब हसन है, सैयद तुराब हसन है, और मैं कैलगरी में 2001 से रह रहा हूँ। तो अब माशाल्लाह से ऑलमोस्ट 19 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। तो मैं 18 साल का था जब मैं आया था यहाँ पे, और फिर मॉन्ट्रियल कॉलेज गया पहले, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी गया, और फिर जब 4th ईयर में मेरी पढ़ाई थोड़ी सी स्टॉल हो रही थी, स्टूडेंट लोन बहुत बढ़ गए थे, और मुझे हमेशा से बचपन से गाड़ियों का बहुत शौक रहा है। तो फिर मैंने एक डीलरशिप ज्वाइन की, और वहाँ पे ऑलमोस्ट 4 साल तक मैं एक्चुअली कार सेल्स में काम कर चुका हूँ। अच्छा, तो ये वजह है। जी जी। और मतलब मेरे बचपन से गाड़ियों का शौक रहा है, तो फिर हर गाड़ी की जो है कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो जी जी। इस तरह से, क्योंकि मैं 4 साल न्यू कार सेल्स में किया था, यूज कार्स कम सेल्स की थी। तो लेकिन ये कि आम पब्लिक को जो है एक्चुअली पता नहीं होता है कि कार सेल्स में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, स्पेशली जब वो लोग डीलरशिप के पास जाते हैं। जी जी। तो उनको प्रोसेस पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिल्कुल। और उसमें अच्छा। अक्सर डीलर्स जो हैं वो उस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं। जी 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 जी, ये डीलरशिप की आपने बात की। जी बहुत सारे लोग जो हैं वो किजीजी से गाड़ी लेते हैं। जी जी हम जी। कैलगरी अल्बर्टा की बात करेंगे, ठीक है। सही और बहुत सारे लोग डीलरशिप को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो सही। ये आप डीलरशिप में भी काम कर चुके हैं, तो ज्यादा महफूज जगह कौन सी होती है आपके ख्याल में? देखें, ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। आपको अच्छा। गाड़ी फाइनेंस करानी है, आपके पास कैश पैसे हैं, या आपको लीज करनी है। अगर आपका बिजनेस होगा तो आप लीज करेंगे, जी जी तो बिल्कुल। फिर उसके लिए आपके लिए बेहतर ये कि आप एक नई गाड़ी लीज करें। अगर अच्छा आपको पता है कि आप एक गाड़ी जो है 10 15 12 साल रखेंगे, तो फिर आप गाड़ी फाइनेंस कर सकते हैं। और अच्छा। अच्छा लेकिन अगर आपको पता है कि भाई गाड़ी में जल्दी जल्दी चेंज करनी है, तो आप लीज कर सकते हैं, या आप एक यूज कार उठा लें अच्छा। अक्सर। जी जी। और ये डिपेंड करता है कि आपको सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अच्छा। फर्ज करें कि आप नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट कम्यूट करते हैं, जी जी तो ज़रूरी है कि आप ये कम्यूट एक एसयूवी में करें। आपको जो बिल्कुल। है फिर एक छोटी गाड़ी लेनी चाहिए जो कि फ्यूल एफिशिएंट हो, सेफ हो, रिलायबल हो, आप जी जी उसमें वो बिल्कुल। कम्यूटिंग करें। लेकिन जी। अगर आपकी बड़ी फैमिली है, आपको पता है भी बंदे ज़्यादा हैं, तो फिर आप एक मिनी वैन लें या एक बड़ी एसयूवी लें। इस लिहाज से तो ये सारी चीज़ें जो है उस पर डिसीजन पे अफेक्ट कर सकती हैं। और सिर्फ गाड़ी की कीमत जो है एक आपका एक्सपेंस नहीं है, जी उसकी इंश्योरेंस, उसकी गैस कंजम्पशन, उसकी मेंटेनेंस, उसके पार्ट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो असरअंदाज करती हैं कि आपके ऊपर कितना वो फाइनेंशियल स्ट्रेन पड़ेगा। क्योंकि कोई भी आप गाड़ी लेंगे, गाड़ी इस खरीदना जो है वो एक सबसे ख़राब इन्वेस्टमेंट है, इस तरह से कि हर गाड़ी पे डिप्रिसिएशन होती है। जी जी बिल्कुल। तो अगर आप कोई भी गाड़ी लेंगे उसके ऊपर डिप्रिसिएशन होगी, तो आपको अपनी ऐसी कोई परचेज करनी चाहिए गाड़ी जिससे कि आपकी डिप्रिसिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो, वो कम से कम हो, या बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता डिप्रिशिएट हो। तो ये सारी वो जो आपको सारे पैरामीटर्स देख के फिर गाड़ी परचेज करनी चाहिए। अच्छा, उमर चीमा कह रहे हैं माशाल्लाह तुराब हसन, बिल्कुल ये मेरे माशाल्लाह। दोस्त हैं एक्चुअली, उमर चीमा साहब। तो अच्छा अच्छा। अच्छा, लीज और फाइनेंस में फर्क क्या होता है? बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे लोग इसको एक ही चीज समझते हैं और बहुत सारे लोग डिसीव हो जाते हैं, डॉज हो जाते हैं।
बेसिकली लीज में ये होता है कि वो कहलाती है क्लोज्ड एंड लीज। लीज भी दो किस्म की होती है, ओपन एंड लीज और क्लोज्ड एंड लीज। जी जी, अच्छा क्लोज्ड एंड लीज के अंदर ये होता है कि आपने पहले से फाइनेंस कंपनी को बताया हुआ है कि भी हम इतने किलोमीटर की आपको इजाज़त है चलाने की, उसके बाद आपको किलोमीटर पे चार्ज पड़ेगा 15 सेंट 50 सेंट जो भी। अच्छा तो अगर आपको पता है कि आपकी एवरेज एक साल की ड्राइव जो है 15,000 है 16,000 है, तो आप 20,000 किलोमीटर की एवरेज निकाल लें। और लीज जो है वो उसमें ये होता है, वो आपके लिए उस वक्त सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। एक तो ये कि अगर आपका बजट कम है तो आप कम मंथली पेमेंट में आपको ज़्यादा गाड़ी मिल सकती है। दूसरा ये कि अगर आपका बिजनेस है, टैक्स राइट ऑफ है, तो फिर उसमें भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप अच्छा फाइनेंस गाड़ी को भी राइट ऑफ कर सकते हैं। और फाइनेंस जो है वो उस सूरत में ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है कि जैसे मैंने कहा कि वो लंबे टर्म के लिए, लीज शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा मुनासिब है। अच्छा, लीज गाड़ी आप लेके फिर बेच भी सकते हैं कि नहीं? लीज तो बिल्कुल मतलब कंपनी की होती है गाड़ी। नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर एंड ऑफ द लीज, अगर आपको वो आपको ये एनालाइज करना है कि 4 साल बाद 5 साल बाद गाड़ी की क्या कीमत होगी, अगर आपको लगता है कि गाड़ी वर्थ है कि आप उसको बाय आउट कर लें, तो जो रेजिजुअल वैल्यू रह जाएगी आप उसको पे करके आप गाड़ी खरीद के अपने नाम पे भी कर सकते हैं। अच्छा लोग अक्सर लीज से इसलिए घबराते हैं कि कि वो कहते हैं कि गाड़ी हमारे नाम पे नहीं, हमारे नाम पे नहीं। लेकिन अगर आप गाड़ी फाइनेंस भी करेंगे और आपने 2 पेमेंट मिस की तो बैंक रिपोसेस कर लेगा। अच्छा। तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने लीज की है फाइनेंस की है। ये हम्म, आपको डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, आपके कितने अरसे के लिए गाड़ी रखनी है, और उस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं। जी बिल्कुल। कोई भी मेरे ख्याल में 10-12 साल तो कोई गाड़ी अपने पास नहीं रखता, काफी तेजी से वो खरीदते हैं और बेचते हैं। ये तो जो है हाँ जी, अल्टीमेटली स्पेशली अगर आप डीलरशिप से खरीद के और फिर दोबारा ट्रेड इन कर रहे हैं, खरीद के दोबारा ट्रेड इन कर रहे हैं, आप अगर 15 साल में अगर ये 5 दफ़ा भी करेंगे तो आपने अपने आप का हज़ारों डॉलर का नुकसान किया है। अच्छा जी, क्योंकि आप जब वो फिर होता है ये कि आप नई गाड़ी निकलवाते हैं और फिर आप ट्रेड इन करते हैं, तो उसमें नेगेटिव इक्विटी होती है, आपने पूरा लोन पे ऑफ नहीं किया है और फिर आप दोबारा से गाड़ियाँ चेंज करें तो उसमें भी हम्म, लोगों को नुकसान हो सकता है। लेकिन कैश में तो ये चीज ठीक है ना? कोई कैश पे गाड़ी ले रहा है और कैश पे फिर बेच रहा है, फिर क्या है, गाड़ी ले रहा है फिर जी बेच जी रहा जी, है वो उसमें। डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है कि भाई एक तो ये कि अव्वल आपके पास साफ गाड़ी है। अगर वो हम्म, साफ गाड़ी है, वो अच्छे पैसों में निकल जाती है तो फिर आप निकाल दें। हम्म, तो मैंने अभी तक 2010 से अभी तक अपनी गाड़ियों पे डिप्रिसिएशन कोई पे नहीं की है। मैंने जब भी कोई गाड़ी खरीदी है 2.5 साल 3 साल बाद बेची है, तो वो या तो सेम प्राइस या थोड़ी ज़्यादा प्राइस पे बिकी है। तो इस तरह से आप डिप्रिसिएशन से भी बच सकते हैं। और आप लीज करते हैं गाड़ियां या आप नहीं, मैं कैश उठाता हूँ और फिर उसके बाद वो फिर 2.5 साल 3 साल चलाई, फिर वो बेच दी? किसी वजूहत पे बेचनी पड़ जाती है कुछ इस तरह से। अच्छा ठीक है। तो आप ये एक लोगों के जहन में एक सवाल होता है, कुछ लोग कहते हैं अमेरिकन गाड़ियां अच्छी होती हैं, जी बहुत कम लोग ये कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं जापानीज गाड़ियां अच्छी होती जी हैं, जी ठीक जी है? जी। और इसमें कंफ्यूज भी लोग होते हैं कि कौन सी गाड़ी लें। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? इसका बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, बहुत ही सिंपल जवाब है। जी जी एक वेबसाइट है carcomplaints.com। जी जी बिल्कुल। ठीक है, आप वहाँ पे जाइए carcomplaints.com। वहाँ पे हर मॉडल, हर ईयर सबका ब्रेकडाउन दिया हुआ है। अच्छा उसमें जापानीज गाड़ियाँ भी हैं, उसमें अमेरिकन गाड़ियाँ भी हैं, यूरोपियन गाड़ियाँ भी हैं। तो वहाँ पे जो लोग अपनी शिकायत लिख रहे होते हैं गाड़ियों के ऊपर, तो आप वो जाके देख सकते हैं। फर्ज करें कि जैसे अमेरिकन गाड़ियों में भी कुछ गाड़ियाँ मॉडल शुरू शुरू में आते हैं वो अच्छे नहीं होते, फिर बाद में जाके बेहतर हो जाते हैं। हम्म। तो हमारे पास एक फोर्ड की मिनी वैन होती थी हमारी अम्मी के पास, और वो हमने तकरीबन 2,35,000 चलाई। 2,35,000 कोई मसला नहीं आया? एक दफ़ा ट्रांसमिशन उड़ा था, लेकिन वो फोर्ड वालों का रिकॉल आया तो हमें आधे से ज़्यादा उसके पैसे वापस मिल गए, अच्छा उसके ट्रांसमिशन जो हमने रीबिल्ड करवाई थी। लेकिन अच्छा अगर हम ओवरऑल कॉस्ट देखें, हमने $6,800 की ली थी वो गाड़ी 2010 में, 2004 का मॉडल था।
और वो सिर्फ 74,000 चली हुई थी। उसमें पावर डोर्स, लेदर हीटेड सीट्स, सब कुछ, बैकअप सेंसर, और उसकी सेफ्टी रेटिंग भी अच्छी थी। गैस वो थोड़ी सी खाती थी, लेकिन ये कि जम के चलती थी, कभी कोई मसला नहीं होता था। अच्छा। तो उसका जो है मतलब हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 8 साल में उसके ऊपर तकरीबन 1.5 लाख किलोमीटर चला है। 8 साल आपने चलाई 1.5 लाख किलोमीटर, और मतलब सिवाय इस एक मसले की जी, और कोई आपको उसने तंग नहीं किया? देखिए जहाँ तक ब्रेक्स, सस्पेंशन, ये सब चीज़ों का ताल्लुक होता है, कभी कभी ऑल्टरनेटर, बैटरी, कभी कभी पावर स्टीयरिंग पंप, कभी कभी स्पार्क प्लग्स, ये चाहे अमेरिकन गाड़ी हो चाहे जापानीज गाड़ी हो, ये अच्छा। सब के अंदर जो है मेंटेनेंस में आता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि अगर फर्ज करें कि आप $5,000 खर्च कर रहे हैं, $5,000 में अगर आपको एक 10 साल पुरानी करोला मिल रही है, फर्ज करें कि, हाँ या हाँ 12 साल पुरानी करोला मिल रही है, हाँ हाँ हाँ। जिसमें के स्टेबिलिटी कंट्रोल नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड एयरबैग्स हैं, और उसकी मतलब बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल हो रही है, या फिर आपको अगर अमेरिकन क्रूज, शेवी क्रूज है जैसे, वो बहुत अच्छी गाड़ी है, शेवी क्रूज में आपको मिल रही है बहुत ही कम चली हुई, आधे किलोमीटर चली हुई, तो फिर बेहतर ये होगा कि आप अमेरिकन गाड़ी लें, और आपको सर्विस हिस्ट्री अगर आपको पता है, ये वो सब, जैसे शेवी क्रूज एक गाड़ी है जो कि 2011 में बननी शुरू हुई थी, तो उसमें स्टैंडर्ड 11 एयरबैग आते हैं। अच्छा, ठीक है। और करोला में अगर आप वो उससे भी पुरानी लेते हैं, 2007 की, 2008 की, तो उसमें सिर्फ 6 एयरबैग हैं उसमें। लेकिन क्रूज के अंदर स्टेबिलिटी कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, इलेक्ट्रो, इस तरह की जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं उसमें। कभी कभी रिमोट स्टार्टर फैक्ट्री से लगा हुआ आता है। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, आपको देखना होता है कि वैल्यू फॉर मनी आपके लिए क्या बेहतर चीज़ है। तो यूरोपियन गाड़ियों से हमेशा दूर रहिए, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वो होती है। यूरोपियन गाड़ियां कौन कौन सी हैं, मतलब कौन कौन सी? BMW, मर्सिडीज, वोक्सवैगन, ऑडी, ये सब के जो मेंटेनेंस और पार्ट्स होते हैं ये बहुत महंगे होते हैं। अमेरिकन गाड़ियों की इंश्योरेंस भी सस्ती होती है। अच्छा, तो बिल्कुल। करोला सिविक की इंश्योरेंस हाई होती है, कैमरी अकॉर्ड की इंश्योरेंस हाई होती है, लेकिन अगर आप मैलिबू, क्रूज, फोर्ड फ्यूजन, मैंने फोर्ड फ्यूजन रखी थी 2.5 साल, और वो 2.5 साल चलाने के बाद भी मुझे फिर ज़्यादा ही पैसे दे गई जितने की मैंने ली थी, और वो थी भी मैनुअल। तो अच्छा और वो उसमें भी फोर्ड फ्यूजन भी हमारे पास थी, वो भी उसमें एक कभी कोई पैसा नहीं खर्च किया अच्छा। 2.5 साल में, और वो बिल्कुल सही चलती थी। क्लच उसका बिल्कुल सही था, ओरिजिनल क्लच था, कभी कोई मसला नहीं हुआ। तो ये इंश्योरेंस क्यों ज्यादा कम होती है? मेरा तो ख्याल है जापानीज गाड़ियां अच्छी होती हैं, उनकी इंश्योरेंस कम होनी चाहिए। नहीं, उसकी वजह यह है कि पार्ट्स जो हैं जापानीज गाड़ियों के थोड़े महंगे होते हैं, और अच्छा। अमेरिकन गाड़ियों के पार्ट्स थोड़े सस्ते होते हैं, तो इस वजह से। और चोरी भी जो है वो जापानीज गाड़ी ज़्यादा होती हैं, और जो वो होती हैं अमेरिकन गाड़ियाँ वो कम चोरी होती हैं निस्बतन। अच्छा, जी, ठीक है। तो ये भी एक चक्कर है। अमेरिकन गाड़ियों में, यूज्ड गाड़ियों में, मतलब कौन कौन सी गाड़ियां आपके ख्याल में बहुत अच्छी? अब वो तो बाकी चीजें कि आपने चेक करना होता है, ये करना होता है, ये सारा जी कुछ, जी जी। लेकिन ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस है, कौन सी गाड़ी अच्छी होती है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं? ज्यादातर वो आपको ठीक देखने को मिलती है। अगर आप किसी सीनियर कपल से या सीनियर सिटीजन से जाके कोई गाड़ी लेंगे जो कि कम चली हुई हो, अच्छा। सही है, तो वो जो है, और उसके पास पूरी सर्विस हिस्ट्री है, तो हाँ। इन तरह की चीज़ों की जो है ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है कि हम्म आपको कम पैसों में अच्छी गाड़ी मिल जाती है। हम्म तो अब ये कहना कि ये it, जो सारा दारोमदार है वो इस बात पे है कि प्रीवियस ओनर ने जो है उसकी कैसी देखभाल की है, उसकी सर्विसिंग कैसी की है, हम्म कितनी चली हुई है। जितनी कम चली हुई होगी उतने कम रिस्क होगा कोई चीज़ खराब होने का। अच्छा। तो इस तरह से, अब जैसे अगर हम, ये जैन रॉय ने जैसे एक पोस्ट लगाई है, रीसेल वैल्यू कार ब्रांड, अच्छा, तो ठीक है। आप यकीन करें सबसे ज़्यादा रीसेल पता है किस गाड़ी की है? किस गाड़ी जीप। की? जीप की? अच्छा।
जीप की जो रैंगलर है, जो असल जीप है, ये जीप कंपास, पेट्रियट, ये सब नहीं, जो असल जीप है, जो असली 4x4 गाड़ी है, जी उसके जी। इतने ज्यादा शौकीन लोग हैं कि वो 5 साल बाद भी जो है शायद 5,000 से भी कम डिप्रिशिएट होगी, अच्छा। क्योंकि वो बहुत ही अपनी ज्यादा रीसेल वैल्यू रिटेन करती है। तो इसीलिए जब भी आप कोई गाड़ी देखने जाएं, आप उसकी पूरी पहले मालूमात हासिल करने की कोशिश करें कि सबसे पहले आप carcomplaints.com पे जाएं, वहां पे देखें कि गाड़ी में कोई खराबी, इस मॉडल में, इस ईयर में कोई खराबियां हैं कि नहीं है। आप यकीन करें 2007 की करोला, उसमें एक प्रॉब्लम है कि इंजन जो है तेल खाता है। जी अक्सर जो 4 सिलेंडर टोयोटा के इंजन है वो तेल खाते हैं, पुराने वाले। जी जी। होंडा के जो V6 इंजन है वो तेल खाता है, क्योंकि उसमें वेरिएबल सिलेंडर मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है, अच्छा। तो वो तेल खाता है। निसान की जो CVT ट्रांसमिशन है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जी जी बिल्कुल। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये है, ये नहीं है, ये नहीं है। आपको अपनी तरफ से हर गाड़ी, हर मॉडल, हर साल के मॉडल के ऊपर रिसर्च करनी होगी कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि नहीं है, और फिर आप एक एक डिसीजन बना सकते हैं। आपके पास अगर प्रीवियस ओनर से सर्विस हिस्ट्री है, वन ओनर है, डीलरशिप की मेंटेन्ड है, तो आपको पता है कि यार ये गाड़ी देखभाल हुई भी है। लेकिन अगर उसके पास कोई कागजात नहीं है, कुछ नहीं है, कोई यंग बच्चा जो है वो चला रहा है, बेच रहा है, तो फिर हमें नहीं पता कि उसने किस तरह चलाई है, तो फिर वो सब्जेक्टिव हो जाता है। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि गाड़ियां खुद नहीं चलाते, लेके फिर बेचते हैं, ठीक है। जी जी तो उनको भी पता नहीं होता, उस समय जाके पूछता जी। हूँ, नहीं होती बहुत सारी चीजें। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो ऐड लगा देते हैं, ये नहीं बताते कि रिबिल्ड टाइटल है, कि सैल्वेज हुई हुई है। जी जी। ये भी एक मसला होता है। तो इसलिए कभी भी आप 2-3 हज़ार से ज्यादा की कभी भी कोई गाड़ी लें, तो बेहतर ये है कि आप कारफैक्स रन करें, carfax.ca। अच्छा, ये फ्री होता है carfax.ca? carfax.ca में $50 में, अगर वो अल्बर्टा वाली गाड़ी है, हाँ हाँ। तो वो आपका लीन चेक भी करेंगे, और ये भी चेक करेंगे कि इस पे कोई एक्सीडेंट्स हुए थे कि नहीं हुए थे। लेकिन अच्छा। ये मैकेनिक के पास ले जाना है, तो वो $150 होते हैं यूजली, या अगर कोई सस्ते में कर दे वो भी एक अलग है, ऑप्शन है। लेकिन अगर आपने $100-200 खर्च कर लिया, लेकिन अगर आप 12,000 की गाड़ी ले रहे हैं, तो $200 जो है इतनी अहमियत नहीं रखते कि आपके हज़ारों का कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए लोग महंगी गाड़ी जब लेते हैं तो वो डीलरशिप से लेते हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बड़ी होती है कि यार मैं जी 12 की लेके फिर वो घर लेके आ जाऊं और फिर वो चलेगी नहीं। तो बिल्कुल। ये बहुत बड़ी तो चीज। वो जो चीज़ है कि आप का ख्याल रखें कि उसमें डॉक्यूमेंटेशन फ़ी होती है, जो कि $300 से लेकर $800 तक भी हो सकती है। फिर अच्छा उसमें आपको GST भी देना होता है, वो अच्छा। 5% होता है। तो 10,000 के ऊपर वो $500 तो वही लग गए। तो इस तरह से आपकी फिर कॉस्ट जो है वो 12,000 गाड़ी वाली जो है, फिर वो आपको एक्सटेंडेड वारंटी बेचने की कोशिश करेंगे, आपको प्रोटेक्शन पैकेज बेचने की कोशिश करेंगे, और फिर वो देखते ही देखते जो है वो 12,000 वाली गाड़ी जो है वो 15,000 की हो जाएगी। तो ये डीलरशिप को अगर आप कैश देते हैं तो फिर भी जी ये होता है कि नहीं, फिर वो कुछ करते हैं? बिल्कुल। मतलब अगर आप कैश दे रहे हैं, फिर भी आपको टैक्स देना है, फिर भी आपको डॉक्यूमेंटेशन फ़ी देनी है, और अगर आपको एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह तब भी आपको वो पैसे देने हैं। तो डीलरशिप को ज़्यादा फ़ायदा उससे होता है जब आप फाइनेंसिंग करते हैं, क्योंकि बैंक उनको जो है वो किक बैक देता है छोटा सा। हाँ हाँ, थोड़े से पैसे लेके गाड़ी उठा लो। जी जी जी। अच्छा, ये जैन रॉय ने एक वेबसाइट शेयर की है kbb.com, और बेस्ट। के बाद बेस्ट रीसेल वैल्यू सुबारू कैली। अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने रेज किया जैन ने। मुझे अच्छा। पर्सनली सुबरू बहुत पसंद है, लेकिन जी। सुबरू के मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त है समर, वो सुबरू में मैकेनिक है, और वो मुझे आए दिन बताता रहता है कि किस तरह से थोड़े थोड़े किलोमीटर पे सुबरू के इंजन उड़ जाते हैं। अच्छा सुबरू में सबसे बड़ा मसला जो है वो उनका जो इंजन है वो फ्लैट 4 है। अच्छा। तो मतलब ये कि उसका पिस्टन ऊपर नीचे जाने के बजाय वो साइडवेज पिस्टन जी उसका जाता है, फ्लैट 4 कहलाता है वो। तो ये डिज़ाइन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, और इनकी गैस्केट्स में अक्सर और बेशतर प्रॉब्लम आती है। तो मेरा
बहुत अरसे से दिल चाहता था कि सुबरू चलाएं, लेकिन जब मैं उनकी हॉरर स्टोरीज पढ़ता हूँ कि 1,10,000 1,50,000 के ऊपर पूरा इंजन आपको रीबिल्ड या फिर इंजन चेंज करवाना पड़ता है, तो इसलिए मुझे सुबरू से पर्सनली तौर पे मुझे बहुत डर लगता है कि या तो आपको पता हो कि भी इसका इंजन अभी ब्रांड न्यू डला हुआ है। मैंने अक्सर गाड़ियाँ देखी हैं, Hyundai के अंदर भी जो 4 सिलेंडर उनका इंजन है उसके अंदर भी क्रैंक बेरिंग का एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनका इंजन अक्सर उड़ जाता है। तो एलेंट्रा में, सोनाटा में, किया में वो इंजन होता है, तो उसमें वो एक डिज़ाइन प्रॉब्लम है जो अक्सर गाड़ियों में जो है उनके इंजन फेल हो जाते हैं और वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए जो है टोयोटा वगैरह भी अच्छी ब्रांड है, होंडा भी अच्छी ब्रांड है, लेकिन आपको हर मॉडल पे डिपेंड करता है। टोयोटा का जो V6 इंजन है जब शुरू में आया था 2007-2008 में, तो उसमें एक प्रॉब्लम थी कि उसका ऑयल कूलर की लाइन जो थी वो बहुत कमजोर थी और वो उसमें क्या होता था कि वो ऑयल लीक कर जाता था और इंजन सीज हो जाते थे। अच्छा। तो ये उन्होंने 2010-2011 के बाद रेक्टिफाई किया था, तो उसके बाद से जितने भी टोयोटा के वो V6 इंजन है वो बहुत रिलायबल है, लेकिन पुराने इंजनों में ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम रही है। फिर होंडा के अभी भी एक्यूरा के अंदर, क्योंकि उसमें वो एक्टिव सिलेंडर मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें वो 3 सिलेंडर या 2 सिलेंडर बंद हो जाते हैं ताकि फ्यूल इकोनॉमी अच्छी हो। ये एक्चुअली फ्यूल इकोनॉमी तो बेहतर हो जाती है, लेकिन वो इंजन तेल खाने लगता है। तो हमारी अम्मी के पास अब होंडा ओडिसी है, तो उसमें मैंने वो जो सिस्टम है वो डिसेबल कर दिया, क्योंकि मैंने उसके जब carcomplaints.com पे गया तो वहाँ पे 30 से ज़्यादा कंप्लेंट्स थी कि ये गाड़ी तेल बहुत खाती है। और ये जब मैंने वो आफ्टर मार्केट एक चिप लगाई जिससे वो सिलेंडर डीएक्टिवेशन ख़त्म हो गई, तो फिर उसकी वजह से वो तेल खाना उसने गाड़ी ने बंद कर दिया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये कुछ और कमेंट्स आए हैं बेस्ड ऑन, ये मोहम्मद शाह कह रहे हैं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस सुबारू इज द वर्स्ट व्हीकल। पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट 2017 F-150? F-150 अच्छा ट्रक है, लेकिन इसमें इको बूस्ट वाला इंजन ना लें। अच्छा। तो इको बूस्ट वाला टर्बो वाला इंजन होता है, तो आई डोंट नो कि अब इनकी रिलायबिलिटी कैसी है, लेकिन जब इको बूस्ट शुरू में इंजन आए थे 3.5 लीटर या 2.7 लीटर, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स है। मैं पर्सनली जनरल मोटर्स के ट्रक को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, लेकिन उसमें भी वो एक्टिव सिलेंडर मैनेजमेंट सिस्टम है जिससे कि वो तेल थोड़ा खाता है इंजन। तो हर गाड़ी में आजकल इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है गाड़ियों में कि थोड़े बहुत छोटे बहुत फ्लॉज होते हैं गाड़ियों में, तो आपको ये देखना है कि ऐसा तो कोई फ्लॉ नहीं है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो। बिल्कुल, जिस तरह निसान सेंट्रा में ट्रांसमिशन का मसला है नई गाड़ियों में। निसान सेंट्रा, निसान अल्टिमा, मैक्सिमा, मुरानो, सब में CVT है। अच्छा, जैन रॉय कह रहे हैं F-150 इज बेसिकली बेटर सेलर देन होंडा सिविक एंड हैव रिसेंटली हाई डिमांड। अच्छा, ठीक है, सही है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में पिकअप ट्रक का शौक ज़्यादा है, तो आप पिकअप ट्रक रख सकते हैं, लेकिन अगर आपका यूज़ है तो फिर रखें। अच्छा, ये वकार अवान कह रहे हैं प्लीज आस्क हिम अबाउट फोर्ड एस्केप 2015 एंड 16 मॉडल्स। इसमें ट्रांसमिशन का एक मसला है, इसके अंदर डुअल क्लच ट्रांसमिशन है फोर्ड की गाड़ियों के अंदर, फोर्ड फोकस, फोर्ड एस्केप, फोर्ड फ्यूजन, जो कि 2012 के बाद बनना शुरू हुई है, 2013 के मॉडल से। उनमें डुअल क्लच ट्रांसमिशंस हैं, तो उसमें ट्रांसमिशंस का मसला है, तो वो ज़रा देख के लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप जाएं carcomplaints.com पे, वहाँ पे आपने पहले सारी अपनी रिसर्च कर ली कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं गाड़ी में। जी। फिर दूसरा ये है कि कारफैक्स से आपने उसकी हिस्ट्री निकलवा ली अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं। और फिर दूसरा ये कि अगर आप ओनर से जब आप बात करेंगे और उसके पास सारी सर्विस हिस्ट्री मौजूद हो, तो फिर आपके पास वो अच्छा वो होता है कंफर्मेशन के भी गाड़ी वेल मेंटेन्ड है। दूसरी बात ये कि मैंने भी 2.5 साल पहले एक मुरानो ली थी, उसकी ब्रांड न्यू ट्रांसमिशन डली हुई थी जी, क्योंकि वो वारंटी के अंदर थी। अच्छा,
तो मैं मुरानो यूजली नहीं लेता क्योंकि मुझे पता है उसके सीवीटी में प्रॉब्लम है, लेकिन चूंकि उसमें ब्रांड न्यू ट्रांसमिशन पड़ी हुई थी तो फिर इसलिए मैंने वो खरीद ली थी। तो कभी कभी ये आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है कि उसमें नया इंजन डला हुआ है, नया ट्रांसमिशन डला हुआ है डीलरशिप की तरफ से, तो फिर आपको एक पीस ऑफ माइंड होगा कि यूज गाड़ी तो है, लेकिन अगर उसमें ये मेजर कंपोनेंट अगर रिप्लेस हो गए हैं तो फिर वो आपके लिए बहुत अच्छी वैल्यू बन सकते हैं कि वो आपको अगले 1,00,000-1.5 लाख किलोमीटर तक कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। अच्छा, ये काफी टाइम है, 1.5 लाख किलोमीटर काफी साल जाते हैं। अच्छा, अभी ये अमेरिकन गाड़ियों पे काफी बातें हो गई हैं, अभी आते हैं जापानीज की तरफ। होंडा, टोयोटा जी और निसान, ये बड़ी 3 पॉपुलर हैं। और फिर उसके बाद हाइब्रिड पे जरा बात करेंगे। ये एक जैन रॉय की तरफ से एक और कमेंट है, इस 3.6 सुबारू इंजन a good engine? Did they fix the head gasket issue there? From what I heard, the issue is resolved. जी 3.6 लीटर इंजन जो है वो उनका ज्यादा रिलायबल इंजन है सुबारू का, कंपेयर टू द 2.5 लीटर 4 सिलेंडर। जो 2.5 सिलेंडर जो उनका 2005 से लेके 2010 तक मॉडल में था, वो जो है वो उसमें प्रॉब्लम्स काफ़ी रही हैं। उसके बाद आई थिंक बेहतर हो गया था। ये मेरे दोस्त हैं साकिब खान साहब, जी 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 बिल्कुल, ये पूछ रहे हैं विच बेट जीएमसी सियरा और फोर्ड। तो मेरे ख्याल से तो अब हाफ टन पिकअप्स में भी डीजल आने लगा है, तो वो अच्छा। एक और बात आबिद भाई, अक्सर लोगों को पता नहीं है कि जैसे जीएम की क्रूज के अंदर डीजल इंजन आया था थोड़े अरसे के लिए। जी जी बिल्कुल आया था। और वो अगर आपकी कोई लंबी कम्यूट है, स्पेशली हाईवे कम्यूट, तो वो डीजल इंजन जो है वो आपके लिए ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होगा कंपेयर टू हाइब्रिड कार। बिल्कुल, क्योंकि डीजल कम हाइब्रिड से भी अच्छी होती है। आउटसाइड अगर आप जाते हैं फिर बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए अगर आपको पता है कि भाई आपने मतलब स्टोनी ट्रेल लेकर कम्यूटिंग करनी है, तो फिर डीजल इंजन जो है वो ज्यादा रिलायबल होगा। और क्रूज यूजुअली ज्यादा जल्दी डिप्रिशिएट होती है, तो फिर इट्स रियली गुड वैल्यू। अगर आपको डीजल क्रूज मिल जाए तो वो आपके लिए बहुत बेहतर वैल्यू साबित हो सकती है। अच्छा, ये एक और सवाल अली शहबाज ने पूछा है कि मेरे फोन पे जो हमारा ग्रुप है फेसबुक पे, जी कमेंट नीचे नहीं आ रहे। कुड यू आस्क हिम बेस्ट 8 सीटर इन द मार्केट नाउ, Hyundai और Kia? I know these are not old models, but any insight would be helpful. Hyundai Palisade और ये एक और है Telluride 2020। जी ये दोनों एक्चुअली बेसिकली Hyundai किया की, क्योंकि Hyundai ने किया को खरीद लिया था, तो बेसिकली इनकी जो चैसी है और इंजन ट्रांसमिशन हैं, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। अच्छा, तो उन्होंने बेसिकली एक ही चैसी के ऊपर जो है उन्होंने 2 डिफरेंट मॉडल बनाए हैं, एक किया टेलुराइड के नाम से और एक पैलिसेड। तो ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस होगी कि आपको किसके ऊपर ज्यादा अच्छी डील मिलती है। अच्छा, ये चौधरी पूछ रहे हैं, should we go for new car or car who had 10 to 30 kilometers from dealer? ये बहुत अच्छा सवाल है उसामा भाई का। तो बेसिकली इसका जवाब ये है कि आपको प्राइस कंपैरिजन करनी है। जब मैं न्यू कार सेल्स में था तो कभी कभी न्यू कार्स के ऊपर इतने अच्छे रिबेट होते थे कि वो यूज कार के बराबर प्राइसिंग होती थी। अच्छा, तो ऐसा भी होता था कि फर्ज करें कि यूज कार जो है वो 16,000 की लगी हुई है, अब वो न्यू कार जो है वो 22,000 की है, लेकिन अगर उसके ऊपर रिबेट मिला के अगर वो 17,000 की बन रही है, तो फॉर द $1,000 डिफरेंस न्यू कार इज बेटर वैल्यू। अभी मैं देख रहा था ये टोयोटा पे लगा हुआ था, हेल की वजह से थोड़ा सा वो हेल, और उसकी वजह से नया टोयोटा करोला आपको 20,000 में मिल रहा था। जी तो उसके अंदर लेकिन आपको ये ख्याल रखना होगा, अगर आप हेल डैमेज गाड़ी लेते हैं तो कुछ इंश्योरेंस कंपनीज आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज नहीं देती। हाँ, अच्छा।
ठीक है। ये भी एक आपको ख्याल रखना होता है। या फिर अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देंगी तो खुदा न करे अगर आपका एक्सीडेंट होता है, फर्ज करें कि आपकी हुड के ऊपर हेल डैमेज है, हाँ हाँ। और अगर आपका एक्सीडेंट में हेल डैमेज हुड जो है वो और मजीद ख़राब हो गई है, तो हो सकता है कि इंश्योरेंस वाले बोलें कि भाई ये हम पेंट नहीं करेंगे या हम इसको सही करके नहीं देंगे। तो हेल डैमेज वाली गाड़ियाँ खरीदते वक्त आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि आया कि इट इज़ वर्थ इट और नॉट, क्योंकि अगर मैं $20,000 खर्च कर रहा हूँ जी और जी। वो हेल डैमेज कार है, तो हमें अपने रिस्क को देखना होगा कि हमारे कितना ज़्यादा रिस्क हो सकता है कि बिल्कुल। आपको ज़्यादा नुकसान आगे जाके ना हो। अच्छा, हेल डैमेज जो गाड़ी है, फॉर एग्जांपल कोई अपनी फैमिली के लिए लेना चाहता है, ठीक है, वो हेल डैमेज है और वो उसका मॉडल मतलब अभी 2018 मॉडल में किसी पे देख रहा था, वो कोई पता नहीं कौन सी गाड़ी थी और वो 7-8 हज़ार में वो बेच रहा था जी 2018। तो जी ये सिर्फ हेल डैमेज का इशू था। हेल डैमेज का तो इंजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता ना, मतलब वो गाड़ी जी तो मैकेनिकली वो साउंड होती है, वो तो आप जी चला सकते हैं। बिल्कुल। बस आपको जो ध्यान देना होता है, अक्सर वो साहब इसलिए इतनी सस्ती बेच रहे हैं क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी वालों ने, जब आपकी गाड़ी हेल डैमेज होती है तो वो कहते हैं, फर्ज करें कि आपका डैमेज हुआ $10,000 का, जी जी तो इंश्योरेंस वाले बोलेंगे या तो आप अपना डिडक्टिबल माइनस करके इतने पैसे कैश ले लें, जी जी जी। और ये गाड़ी या भी फिर आप गाड़ी जो है आप सही करवा लें। जी जी तो बिल्कुल। उन्होंने जो है वो पैसे लिए होंगे और फिर वो मजीद पैसे बनाने की कोशिश कर रहे होंगे कि वो गाड़ी बेच के बना लें। जी 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 जी। तो ये जो है, जो भी हेल डैमेज गाड़ी खरीदे वो ये देखे कि उसकी इंश्योरेंस जब वो करवाएंगे तो फिर उसमें उनका कितना ज़्यादा सिक्योरिटी है, क्योंकि अगर आपने $7-8 हज़ार खर्च किया, खुदा न करे आप एक्सीडेंट में होते हैं और कंपनी आपको कवरेज नहीं देगी, तो फिर आपको $7-8 हज़ार का नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, ये सुफियान खान पूछ रहे हैं, व्हाट अबाउट इन निसान रोव 2013 टू 2020 ऑल व्हील ड्राइव्स एंड फ्रंट व्हील ड्राइव्स मॉडल इंजन एंड ट्रांसमिशन इश्यूज। carcomplaints.com पे फिर से जाके देख लें कि CVT इशू उसमें है कि नहीं है। अच्छा हमारे एक दोस्त हैं, उसके पास निसान रोग है, एक दोस्त है उनके पास अल्टिमा है। लकीली अभी तक उनके इस ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अच्छा। तो इट इज़ तो आपको ये देखना है कि आपका रिस्क कितना होता है उसकी ट्रांसमिशन। CVTs में यूजुअली प्रॉब्लम होता है ट्रांसमिशंस का। अच्छा ठीक है, ये एक और सवाल मेरे इनबॉक्स में आया है। व्हाट अबाउट, ये मोहम्मद आमिर भाई पूछे, व्हाट अबाउट यूज्ड मर्सिडीज बेंज GLA 250। GLA 250 जो है वो मर्सिडीज की छोटी गाड़ी है, अच्छा। और अगर आपको छोटी गाड़ी लेनी है तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप कोई और ब्रांड की गाड़ी उठा लें, ना कि मर्सिडीज, क्योंकि मर्सिडीज के फिर से वही मसला, इंश्योरेंस ज़्यादा, प्रीमियम फ्यूल यूज़ करना, हम्म। और दूसरा ये कि पार्ट्स महंगा होना, रिपेयर महंगा होना, तो फिर उसमें इट्स नॉट वर्थ इट टू बाय अ स्मॉल कार जिसके ऊपर खर्चा इतना ज़्यादा हो। अच्छा, हमारे जो पाकिस्तानियों में जो सबसे जो पॉपुलर गाड़ियां हैं ना, वो टोयोटा करोला, जी होंडा सिविक, होंडा जी एकॉर्ड जी और कैमरी। ये चार जी गाड़ी आपको बहुत ज्यादा लोग दिखाई देंगे जी। इनमें कौन सी गाड़ी अच्छी है इन चार में, अगर आप देखें तकरीबन छोटी गाड़ी आप उसको क्या। अब भाई मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये होती है कि कैलगरी जैसे शहर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पिकअप्स होते हैं, हाँ तो करोला और होंडा सिविक जैसी गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत छोटी हैं, हाँ। और स्पेशली अगर आप पुरानी गाड़ियाँ उठाएं जिनमें कि सेफ्टी वगैरह थोड़ी कम है, तो उससे बेहतर ये कि आप थोड़ी सी बड़ी कैमरी, अकॉर्ड या कोई भी मिड साइज सेडान, अच्छा उससे आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पे कैलगरी में बहुत ज़्यादा पिकअप ट्रक्स और एसयूवीज हैं। हाँ। तो अच्छा खुदा ना करे कि एक्सीडेंट हो तो फिर आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए मेरे हिसाब से पर्सनली स्पीकिंग बेहतर ये होता है कि कम से कम गाड़ी मिड साइज होनी चाहिए। ये मेरा अपना ज़ाती राय है।
नहीं, बहुत आपने अच्छा मशवरा दिया। छोटी गाड़ी मत लें, बहुत छोटी, जो करोला या सिविक है वो तो आप भाई कह रहे हैं वो काफी छोटी गाड़ी नहीं, है। लेकिन अब जैसे नई वाली सिविक है 2015 के, 2016 से जो मॉडल आया है, हाँ, उसकी सेफ्टी रेटिंग और भी अच्छी है कंपेयर टू पुरानी वाली सिविक। अच्छा 2006 से लेके 2015 तक की जो सिविक है उसकी सेफ्टी रेटिंग एक ही जैसी है। अच्छा। लेकिन अगर हम 2017 या 16 से जो मॉडल चेंज हुआ था तो फिर वो उसकी सेफ्टी रेटिंग ज़्यादा बेहतर है। तो यही अच्छा मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको करोला लेनी है और आपने 2003 की फर्ज के उठा ली, जी जी। उसकी सेफ्टी रेटिंग बहुत ही कमज़ोर है कंपेयर टू 2012 की फोर्ड फोकस या शेवी क्रूज या कोई इस तरह की गाड़ी या कोई थोड़ी बड़ी गाड़ी। तो मैं हमारे देश अक्सर ये करोला करोला और सिविक के पीछे पुरानी पुरानी गाड़ियां लेते हैं, हाँ तो हाँ। उनको ये नहीं समझ में आती कि उसमें अगर फैमिली वाले हैं तो या अपनी भी सेफ्टी के लिए जी जी। बेहतर यह है कि वो थोड़े पैसे खर्च करके कोई थोड़ी मजबूत या नई गाड़ी लें जिसकी सेफ्टी रेटिंग बेहतर हो और अच्छा, सेफ्टी फीचर ज्यादा हो। मतलब कैमरी और रिकॉर्ड जो है वो इस लिहाज से इन दोनों से थोड़ी बेहतर है, ठीक है। जी जी। अब अच्छा। हमारे पास जैसे 2007 में शेवी इम्पाला थी, उसका जो पहला ब्रेक पैड चेंज हुआ था वो ऑलमोस्ट 1.5 लाख किलोमीटर के ऊपर हुआ था। अच्छा, ठीक है, डेढ़ तो लाख 1.5 लाख तो शेवी इम्पाला मतलब लाइक पुरानी गाड़ियां हैं, सब कुछ है। ब्यूइक की जो गाड़ियां हैं वो भी मतलब ये जो सीनियर सिटीजन रखते हैं वो बहुत कम चलाते हैं, वो सिर्फ कॉफी शॉप तक जाते हैं फिर आ जाते हैं। तो ऐसी गाड़ियां जो हैं वो ज्यादा करामत होती हैं, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होती हैं, ज्यादा सेफ होती हैं। हम्म। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, ये कमेंट्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, मैं नोमान अली पूछ रहे हैं, ये सवाल है, व्हाट थिंग्स वी शुड लुक व्हेन वी बाय 80K to 100,000 फ्रॉम द डीलर। सबसे पहले तो आप उसकी जो कारफैक्स है वो रिपोर्ट और मैकेनिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट दोनों चीजें, तो उससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी पे कोई एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। और लोग अक्सर फॉरेन प्राइस के ऊपर बात करने लगते हैं गाड़ी के जी ऊपर, जी। लेकिन आपको पहले अपनी रिसर्च करनी है कि डीलरशिप के ऊपर जो गाड़ी खड़ी है उसकी जो मैकेनिकल इंस्पेक्शन है उसकी क्या रिपोर्ट है, उसके ब्रेक्स कैसे हैं, उसका सस्पेंशन कैसा है, उसके अंदर कोई ऑयल लीक तो नहीं है, और उसमें क्या, ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि आप हो सकता है आपको थोड़ी सस्ते में तो मिल जाए, लेकिन अगर आपने मैकेनिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं देखी है तो वो फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। बिल्कुल। तो ये सारी गाड़ियों का है अगर आप डीलरशिप से लें। दूसरी बात, अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि व्हाट अबाउट 2018 टोयोटा रैव4 हाइब्रिड। हम्म। तो रैव4 हाइब्रिड अच्छी गाड़ी है, लेकिन अब वो पुराना मॉडल हो गया है। नया रैव4 हाइब्रिड जो है वो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। अच्छा, ठीक है। तो पुरानी वाली मतलब इट्स नॉट अ बैड वैल्यू फॉर मनी, लेकिन अगर आपको अच्छी डील मिलती है, लेकिन हाइब्रिड का ये ख्याल रखना होता है, अगर फर्ज करें कि $3,000 का डिफरेंस है, अच्छा। अगर फर्ज करें कि एक रेगुलर रैव4 और एक हाइब्रिड रैव4 में $3,000 का या $4,000 का डिफरेंस है, तो उसमें आपको देखना है कि मुझे ये कॉस्ट कब रिकवर होगी। हम्म कि अगर आपके एक साल में आपके गैस के सिर्फ $200 बच रहे हैं हम्म या $500 बच रहे हैं, हम्म तो इसका मतलब है अगर फर्ज करें कि $500 आपके साल के बच रहे हैं गैस में, तो $3,000 डिफरेंस का मतलब है कि आपको 6 साल लगेंगे इस प्राइस को रिकवर करते हुए। बिल्कुल। बजाय, तो हाँ, थोड़े पैसे कम दो, क्योंकि आपने वैसे भी बेच देनी है, बिल्कुल। मेजोरिटी बेच देते तो हैं। अगर आप लोग 5 साल, अगर आपने 5 साल तक रखी और फिर लाइक आप, तो यानी कि आपको $1,000 हाइब्रिड महंगी पड़ गई क्योंकि बिल्कुल। आपकी गैस सेविंग रिकवर नहीं कर पाई। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही बताई। अच्छा, जी जाहिद मलिक पूछ रहे हैं, और उसके बाद अहमद इखलाक का एक कमेंट है, व्हाट जी अबाउट जी। 16 530 और 50K माइल्स, व्हाट प्राइस। अच्छा, दैट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। एक और वेबसाइट में मेंशन करना भूल गया था, तो मैंने carcomplaints.com के बारे में कहा है, carfax.ca के बारे में कहा है। जी जी। एक और वेबसाइट है उसका नाम है कैनेडियन ब्लैक बुक।
हाँ, कैनेडियन ब्लैक बुक, बिल्कुल सही है। तो वहां पे आपको दो किस्म की प्राइस मिलती है, रिटेल वैल्यू के व्हाट इज द एवरेज आस्किंग प्राइस, दूसरी होती है होलसेल वैल्यू, व्हाट इज द ट्रेड इन वैल्यू। जी जी। तो आपको अगर किसी को देखना है कि कोई भी XYZ गाड़ी है और मैं उसके लिए 10,000 20,000 जो भी कीमत पे कर रहा हूँ, तो आपको कैनेडियन ब्लैक बुक के अंदर जाके देखना है कि अगर वो ट्रेड इन वैल्यू के करीब है वो प्राइसिंग, तो इट्स अ गुड वैल्यू। ठीक है। हमें कैसे पता कि हम एक यूज गाड़ी लेने जा रहे हैं कि आया कि ये गुड वैल्यू है कि नहीं है? तो ठीक। वो आप अगर कैनेडियन ब्लैक बुक वेबसाइट पे जाएं और ट्रेड इन वैल्यू के आप निकालें कि इस गाड़ी की इतनी माइलेज के ऊपर क्या ट्रेड इन वैल्यू होनी चाहिए, तो वो जो नंबर देगा वेबसाइट, तो फिर आपको पता होगा कि अगर वो नंबर सेलिंग प्राइस या बाइंग प्राइस आपकी उससे करीब करीब है, तो दैट्स गुड वैल्यू फॉर मनी। अच्छा यार, बड़ी स्पीड में कमेंट्स आ रहे हैं। ये अहमद अखलाक ने पूछा है, हाउ इज जेटा 2019? दैट्स अ गुड कार, लेकिन क्योंकि यूरोपियन गाड़ी है, आई थिंक वॉक्सवैगन वालों ने जब से उनका डीजल स्कैम हुआ था तो फिर उन्होंने अपनी गाड़ियों के ऊपर थोड़ी वारंटी वगैरह और मेंटेनेंस पैकेजेस अच्छे देना शुरू किए। तो इट्स अ गुड कार, लेकिन ये कि लॉन्ग टर्म में इसके इलेक्ट्रिकल मसले होते हैं नहीं होते हैं, ये वो सब जी। वी डोंट नो दैट। अच्छा, ये गुलखान भाई कह रहे हैं, गुड टू सी तुराब, वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, तो वो थैंक आपको यू गुल भाई। हैं। अच्छा, अभी आते हैं हाइब्रिड की तरफ। इस जी बारे में बहुत लोगों के जहन में मिसकंसेप्शन भी है, कुछ जी लोग जी 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 नहीं समझते, कुछ लोग उसको खरीदते ही नहीं है। जी हाइब्रिड पे अच्छी डील आ जाती है। जी तो हाइब्रिड के बारे में हमें बताएं। फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी है वो 170-200,000 चली हुई है, टोयोटा कैमरी है या प्रियस है, टोयोटा जी जी प्रियस। जी जी इसमें मैं एक कमेंट मार सकता हूँ कि अगर वो ये कि हाइब्रिड गाड़ी जो होती है उसमें अगर आपके आ, अगर हाइब्रिड गाड़ी आपकी अगर 8 से 10 साल पुरानी है, उसको कभी भी ना लें। 8 से 10 साल पुराना। जी, उसकी वजह यह है क्योंकि इतनी लाइफ टाइम में उसकी बैटरीज खत्म हो चुकी होती हैं, और अच्छा। बैटरीज की जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है वो $2,000 से $3,000 भी हो सकती है। अच्छा, ठीक है। जी, तो इसीलिए अगर हाइब्रिड गाड़ी किसी को लेनी है तो उसको कोशिश करें थोड़ी सी नई हो जिसमें कि बैटरी की लाइफ ज़्यादा हो। तो हम्म। और आप ये देखें कि आपकी जो कम्यूट है वो किस किस्म की है। अगर आप हाईवे पे ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो हाइब्रिड गाड़ी आपके लिए इतनी कारआमद नहीं है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं 10 से 12 साल पुरानी हाइब्रिड गाड़ी हो लेकिन उसकी किलोमीटर कम हो, फिर भी नहीं लेनी चाहिए? बैटरीज आपको पता है, जब हम कॉस्को से AA AAA बैटरी लेने जाते हैं तो उनकी भी शेल्फ लाइफ होती है। हाँ, बिल्कुल। तो वो एक शेल्फ लाइफ के पीरियड तक तो इफेक्टिव होती हैं, उसके बाद उनकी शेल्फ लाइफ खत्म हो जाती है, उनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। अच्छा यार, ये मुसलसल सवाल आ रहे हैं। मेरे इनबॉक्स में भी काफी सॉरी, क्वेश्चन। एक एक किसी ने मुझसे पूछा है कि व्हाट अबाउट टोयोटा टंडर ट्रक। टंडर ट्रक्स आर गुड ट्रक्स। अच्छा। जो टोयोटा के V8 इंजन है और जो ट्रांसमिशन है, अक्सर इंटरनेट पे 1 माइल टंडर ट्रक्स होते हैं, तो दीज आर वेरी रिलायबल ट्रक्स टंडर। अच्छा, ये मोहम्मद लेकिन आमिर भी पूछ रहे हैं, मर्सिडीज बेंज GLA। अच्छा, ये तो हो गया हो मेरे। गया। मदीहा एजाज पूछ रही हैं, व्हाट इज द बेस्ट SUV प्राइस रेंज, 10K to 15K, प्रेफर जापानीज 5 सीट। आप 7 सीट उसमें बता दें। 5 सीट में अगर हो तो फिर एक्चुअली मैजडा, लोग सोचते नहीं है, मैजडा इज अ वेरी गुड ब्रांड टू जापानीज ब्रांड। अच्छा। और मैजडा मैजडा की जो CX-5 है, दैट्स अ वेरी नाइस कार। टोयोटा वेंजा, दैट्स अ वेरी नाइस कार। अच्छा। और अकॉर्ड की क्रॉस टूर एक होती है, होंडा अकॉर्ड क्रॉस टूर। तो ये वेंजा, क्रॉस टूर और CX-5 ऐसी गाड़ी हैं जिनके बारे में देसी लोग कम सोचते हैं, हाँ, बिल्कुल। लेकिन दीज आर वेरी गुड SUVs, और अच्छा, ये अक्सर आपको अच्छी प्राइस रेंज में मिल जाती मजदा, ठीक है। हैं। मैजदा CX-5। अच्छा, ठीक है। अच्छा, चलिए, ये अभी कमेंट्स। मैंने एक जैसे अपने पेज के ऊपर ऑटो YYC ऑटो डील्स के ऊपर एक मैंने वेंजा लगाई थी जी जी। जो 1 लाख से कम चली हुई थी, 2013 का मॉडल,
और उस बंदे ने 14,500 की लगाई हुई थी। दैट वाज अ वेरी गुड डील, क्योंकि वही गाड़ी जो है तकरीबन 18,000 तक की प्राइस रेंज में। अच्छा ठीक है। जी ये अच्छा, ये पाकिस्तान से एक भाई ने कमेंट किया है, टेल्सा मॉडल की पाकिस्तान में कस्टम ड्यूटी कितनी होगी? भाई ये तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ कैलगरी में रहते हैं जी, तो इसका मुझे भी आइडिया नहीं। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है यार, ये अजीब अजीब से कमेंट्स आ रहे हैं। चले अच्छा, हाइब्रिड के बारे में आपने बड़ी डिटेल में समझाया, तो इसका जी मतलब है कि 2014 से नीचे ना लें, 2013 बिल्कुल से नीचे। तो बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। 2013 या 2014 हाइब्रिड लेंगे, फॉर एग्जांपल कैमरी, जी और वो 2 लाख भी चली हुई है, तो उसका मतलब है कि वो कुछ एक जी जी 50,000 60,000 आप और भी चला सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सर्विस हिस्ट्री, अच्छा, सर्विस हिस्ट्री, ठीक है। क्योंकि अगर उसकी सर्विसिंग वगैरह अच्छी हुई भी सब कुछ है तो फिर वो, और मतलब अगर आप इतने पैसे खर्च करने जा रहे हैं तो बेहतर ये है कि आप मैकेनिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट ले लें। अच्छा सबसे बेस्ट ये होता है कि अगर आप फर्स्ट करें कैमरी हाइब्रिड लेने जा रहे हैं तो आप जो सेलर है उससे बोल दें कि मैं पैसे पे करूंगा, लेकिन मुझे टोयोटा डीलरशिप से इसकी इंस्पेक्शन करवानी, अच्छा ठीक है। क्योंकि इतने पैसे खर्च करते हुए $150 की इंस्पेक्शन आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होनी चाहिए कि हाँ आपके कोई हज़ारों का नुकसान ना हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, देखो तो आपने इतनी गाड़ियां चलाई, बहुत ज्यादा जी जीप जी गाड़ियां भी चलाई, आपने हर एक चीज चलाई, जी सबसे जो ज्यादा टाइम या जो आपको बहुत पसंद थी गाड़ी, वो कौन सी जी है कि आपको बहुत अरसे पर्सनली आपको उसके साथ एक इश्क सा हो गया था? आ, आप भाई मुझे जो है क्या कहते हैं, पर्सनली स्पीकिंग मुझे मैनुअल गाड़ियां चलाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा ऑटोमेटिक चलाना बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा और फिर उसके बाद मुझे रेयर व्हील ड्राइव गाड़ियां, यानी पीछे वाले पहियों से चलने वाली गाड़ियां वो ज़्यादा पसंद है। मुझे ऑल व्हील ड्राइव बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा। मुझे फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियां नहीं पसंद अनफॉर्चुनेटली। तो तो ये जो रेयर व्हील कार्स जी होती है, तो अगर आप जी चलाते हैं तो उसमें तो मसले पैदा हो सकते हैं। अगर आपके पास अच्छे विंटर टायर्स हैं तो फिर कोई मसला नहीं होता। अच्छा जी, तो मैंने बहुत अरसे अपनी ज़िंदगी में रियर व्हील ड्राइव मैनुअल गाड़ियाँ चलाई हैं और मुझे कभी कोई मसला नहीं हुआ। मुझे एसयूवीज़ का बिल्कुल शौक नहीं है। मुझे अच्छा सेडान या स्पोर्ट्स कार टाइप जो होती हैं, डीलरशिप पे काम किया था तो कॉर्वेट कैमेरोज V8 चलाई थी, वो बहुत ज़बरदस्त गाड़ियाँ थी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी 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 ये एक और कमेंट आया है सुफियान खान का, टू सर्विस और रिपेयर कार विच गैरेज इज बेटर, डीलरशिप और लोकल गैरेज? रिपेयर तो कहाँ पे करें? देखिए दोनों तरफ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप डीलरशिप पे जाते हैं और वो ओरिजिनल पार्ट्स यूज़ करते हैं जो फैक्ट्री से लगे हुए आते हैं, तो वो महंगे तो होते हैं लेकिन फिर आपके रिलायबल और सर्विस इंटरवल ज़्यादा बढ़ जाता है। जी जी। और अगर आप किसी लोकल गैराज के पास जाते हैं तो आपका काम थोड़े सस्ते में हो जाता है, लेकिन एमी बीती साहब आ गई, तो वो जो है जो लोकल गैराज होता है थोड़े कम पैसों में काम हो जाता है। और अगर आपको रिलायबल कोई मैकेनिक पता हो तो फिर आप वहाँ पे जाके ज़्यादा पर्सनली उससे डील कर सकते हैं। अच्छा अच्छा जी ठीक है, जी कोई जी बात नहीं, ये बच्चे ये मेरे लिए बीच में आके भी जी एक जी 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 मार भी दिया था किसी चीज। आहा That's सही okay। सही अच्छा, सही ये बिलाल आजम जो बिलाल अजीम पूछ रहे हैं, हाय तुराब, I जी have a question regarding hail damage report. My car got minor hail damage, very slight dents on hood and roof, राइट and I have deductible of 500. I जी have fleet insurance and I told them I'm afraid it may affect my premium or the car history if I get fixed. What is my option now? इनकी गाड़ी हेल डैमेज हो गई जी है, जी जी अपने जी इंश्योरेंस नहीं बताना चाहते, और ये चाहते हैं क्योंकि इसका रिकॉर्ड खराब ना हो जाए। मेरे ख्याल में अगर हेल डैमेज हो तो आपकी इंश्योरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल में, नहीं क्योंकि पढ़ना चाहिए। रिकॉर्ड नहीं है। जी बिल्कुल,
ये नेचुरल कॉज है, आपके कोई फॉल्ट नहीं है। हाँ दूसरा ये है कि आ, जी 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 जी, आप जो बताएं। है, मैं बता रहा हूँ कि अगर हिस्ट्री पे फर्क, अगर आपने प्रोफेशनली हेल डैमेज रिपेयर कराया हुआ है तो आपकी हिस्ट्री में तो लिखा हुआ है गाड़ी की कि आपका ये फिक्स हुआ था, लेकिन रीसेल वैल्यू के ऊपर कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोई स्ट्रक्चर डैमेज नहीं है। अच्छा ठीक है। जी अच्छा बिल्कुल सही है। ये है नुमान अली फोर्ड फोकस 2008 सेट 160 सी SES 170 की। हाउ इज दैट कार? इट ऑल डिपेंड्स के कौन बेच रहा है, उसकी सर्विस हिस्ट्री कैसी है। आई थिंक थोड़ी ज्यादा चली हुई है, लेकिन ये कि अगर 2-3 हज़ार में मिल रही है तो फिर आई थिंक इट्स गुड वैल्यू। और अगर स्पेशली अगर अच्छी सर्विस हिस्ट्री हो उसकी। ठीक है। बिल्कुल बहुत ज्यादा लोग इस वक्त हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आ गए और सही। मेरे ख्याल में सारा कुछ तो हमने डिस्कस कर लिया। तो अब आखिर जी में आप अगर कुछ कहना चाहते हैं लोगों को। मैं बस ये कहूँगा कि YYC ऑटो डील्स जो मेरा पेज है वो मेरी हॉबी है, उसमें मैं गाड़ियाँ पर्सनली नहीं बेच रहा हूँ। मैं जो हूँ कभी अगर मुझे कोई अच्छी डील नज़र आती है, मैं चाहता हूँ किसी का फ़ायदा हो जाए, तो वो जी मैं सिर्फ शेयर करने के नाते से वहाँ पे लगाता हूँ। लेकिन ये कि मैं अपना टाइम लगाता हूँ, तो अगर कोई उस वेबसाइट के थ्रू किसी को डील मिलती है, वो गाड़ी खरीद लेते हैं, तो थोड़ा सा नजराना मेरी तरफ भेज सकते हैं। तो बिल्कुल। आ, मेरे ख्याल में ये बहुत आपने अच्छा किया कि फेसबुक जी कि आपने ये बनाया। ये मैंने अभी शेयर भी किया है, लेकिन सही प्रॉब्लम है, मैं इसको ठीक करता हूँ। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमारे जो लोग हैं, अच्छा गाड़ी ऐसी अजीब चीज होती है ना, इसमें बहुत जी एक्सपर्ट लोग भी डॉज हो जाते हैं। ठीक है। बिल्कुल, मैं खुद डॉज हुआ हूँ, मैं हाँ आपको ठीक खुद है। बताऊं। हाँ तो आपको अच्छी बात यह है कि आप अपने से जो एक्सपर्ट होता है जी 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 कम से कम उसके पास जाए तो आपके डॉज होने का चांस कम होता है। ठीक जी है। बिल्कुल आप बिल्कुल डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। ये हर गाड़ी जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं लोग, आपको पता होता है। तो ये आखिर में 2-3 और कमेंट आ गए, उसके बाद मैं फिर बस प्रोग्राम को खत्म करूंगा। सही। जैन भाई पूछ रहे हैं 2015 सबरू क्रॉस 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 ट्रैक। ट्रैक। जी 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 ये what are your thoughts on that car and how is the resale market for that car? सुबरू एक बहुत ही अजीब सी ब्रांड है कि उसमें इतने मसले होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी रीसेल वैल्यू बड़ी हाई होती है। अच्छा तो ये, अच्छा। ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया है। तो आई मीन क्रॉस ट्रैक अच्छी गाड़ी है, और ये कि इसमें अगर वो carcomplaints.com के ऊपर जाएंगे तो वो देख सकते हैं कि आई थिंक इनके ऊपर एक रिकॉल भी आया हुआ है। मेरे दोस्त समर मुझे बता रहे थे, जो डीलरशिप में एज ए मैकेनिक काम करते हैं, अच्छा तो वो बता रहे थे कि उसमें रिकॉल आया हुआ है कि पीछे सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम है, कि वो ज़्यादा जल्दी रस्ट हो जाता है कुछ इस तरह से। तो फिर carcomplaints.com, कैनेडियन ब्लैक बुक वेबसाइट, carfax.ca, ये 3 आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और आप इन टूल्स को अपने लिए यूज़ करें। किसी भी गाड़ी को ख़रीदने से पहले जितनी रिसर्च कर सकते हैं, और जितनी ज़्यादा आपके पास गाड़ी के ऊपर इंफॉर्मेशन मौजूद होगी कि सर्विस हिस्ट्री क्या है और वो सारी चीज़ें क्या हैं, तो फिर वो आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी अच्छी है कि बुरी है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच तुराब भाई, आपका बहुत नहीं नहीं, शुक्रिया। थैंक यू आबिद भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और बिल्कुल। अगर किसी का और भी कोई सवाल हो जो मैंने मिस कर दिए, तो मुझे इनबॉक्स कर दें, जी जी, मेरे आप पेज के थ्रू, सकते हैं या तुराब, मुझे पर्सनली। कर सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। तुराब भाई, आपके वक्त का तकरीबन 1 घंटा हमें हो गया बात करते नहीं हुए। नहीं, कोई मसला नहीं, बहुत अच्छा लगा। हाँ और बिल्कुल सवालात भी तकरीबन ज्यादातर लोगों ने कर लिए हैं। उसके बाद भी बहुत सारे जी जी जी, क्वेश्चंस आते रहेंगे इस वीडियो पे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिल्कुल बहुत बिल्कुल, और शुक्रिया। स्पेशली जो जी हेल जी से मुतासर लोग हैं, उन लोग की अगर कोई हेल्प की ज़रूरत हो कार बाइंग के अंदर, वो मैं फ्री ऑफ चार्ज, लाइक मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। अगर बिल्कुल किसी को कोई किसी हेल डैमेज के अंदर जिनकी गाड़ियाँ तबाह हुई हैं,
उनको नई गाड़ी लेनी हो, पुरानी गाड़ी लेनी हो, कोई मसला नहीं है, वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मैं उनको गाइड कर सकता हूँ कि कैसे उस प्रोसेस से गुजरना होगा। बिल्कुल। आपकी गाड़ी हील डैमेज हुई है, आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, तो आप भाई जो है इधर कैलगरी में रहते हैं, जी जी जी। आप दूसरी गाड़ी लेनी है, कोई किसी किस्म का भी कोई सवाल हो, आपने अपनी गाड़ी बिल्कुल बेचनी है तो आप तुराब भाई को ज़रूर बताएं। वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं, गाड़ी यहाँ ख़रीदते हैं, बेचते हैं, तो आप ज़रूर उनसे रब्ता करें। और बहुत उनका एक्सपीरियंस है, सालों से ये कर रहे हैं, 4 साल तो आपने डीलरशिप में नहीं, काम लेकिन मैं एज अ बिजनेस नहीं गाड़ियाँ खरीदता बेचता, ये मेरी सिर्फ अपनी पर्सनल यूज के लिए किया एज अ हॉबी। बिजनेस। मतलब आप कभी कभी गाड़ी बेचते कभी की, लेकिन रेगुलरली ये करते रहते हैं। बिल्कुल। जी 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 जी। मैंने अपने दोस्तों को, फैमिली फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को बहुत हेल्प की, बहुत गाइड किया, एंड मोर देन हैप्पी टू हेल्प एनीबॉडी हु हो हैज यार, बीन अफेक्टेड बाय द हेल डैमेज। बिल्कुल। जिस तरह बिल्कुल। फील ये मेरी हॉबी है, तो कार सेलिंग बाइंग आपकी हॉबी है। चलें, जी जी जी, चलें, बहुत शुक्रिया आबिद भाई, तो आप भाई थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच। मच। इंशाल्लाह फिर चलें, कार से रिलेटेड एक और वीडियो में फिर प्रोग्राम करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।